क्लिक करोगे ना कोने में। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ फेसबुक पर भी आप लाइव जुड़े हुए हैं। कल हमने बातचीत की थी कि इस साल 2025 में ये जो सेकेंड टाइम होने वाला है सीईटी, हरियाणा में सबसे बड़े एग्जाम्स में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि बिना इस एग्जाम के आप कोई भी एग्जाम अगला, जैसे क्लेरिकल का या टीचिंग का या कोई भी इस तरह के एग्जाम जो होंगे, जैसे एस्टेट टीचिंग के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही सीईटी ज़रूरी है अगर आप हरियाणा की किसी भी नौकरी में जाना चाहते हैं। इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं 28 तारीख से 12 जून, 28 मई क्योंकि जा चुकी है, 12 जून तक ये फॉर्म भरने का ऑप्शन आपके पास है। और मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि 10 या 12 के चक्कर में मत बैठे रहना। लास्ट मोमेंट पे ऑनलाइन चीज़ों में कभी भी गड़बड़ हो जाती है, चीज़ें हैंग हो जाती हैं, साइट ओपन नहीं होती, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कोशिश करो कि अब 4-5 दिन के अंदर अंदर जहाँ जहाँ जिसकी इच्छा है कि मैं हरियाणा सरकार में नौकरी करूँ, अपने फॉर्म्स फिल कर दो। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म फिल करते टाइम, उनका खास ध्यान रखना है। ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आपका फॉर्म ठीक भरा जाए। कई लोग कहते हैं कि हमने सही बताया था और जो जहां हम गए थे कैफे में उन्होंने गलत कर दिया। बेटा, ये लाइफ आपकी है, ये मौका आपका है। इसको अगर आप गवाते हैं तो बाद में कौन पूछने वाला है कि कैफे वाले की गलती है या आपका सिग्नेचर में गड़बड़ रह गई या नाम में गड़बड़ रह गई या फादर के नेम में स्पेलिंग में गड़बड़ रह गई। अगर कोई इतना भी एक्टिव नहीं है तो उसे शायद नौकरी के काबिल समझा भी नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटी छोटी चीज़ों पर शुरुआत से जो ध्यान देगा एक्चुअल में वही लायक है नौकरी लगने के। तो कोशिश करो कि फॉर्म भरते टाइम तुमसे गलतियां ना हो। और फॉर्म भरने के साथ साथ, फॉर्म भरना एक दिन का काम है एक जाके कैफे पे, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तैयारी करना। क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, सीईटी के टोटल फॉर्म्स आपको पता चलेंगे 12 जून के बाद, 1-2 दिन बाद ही बता देंगे कि इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरे। बहुत सारे बच्चे डरेंगे कि इतने लाख में हमारा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन उन भरने वालों में से पढ़ने वालों की संख्या अगर आप सच में निकालेंगे ना, तो वो मुट्ठी भर ही होते हैं जो सच में तैयारी करते हैं, जो 1 साल से या 8 महीने या 10 महीने से लगे हुए हैं पढ़ने में। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं, और एक नहीं पढ़ रहा दूसरा भी नहीं पढ़ेगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पेपर सामने नहीं है फिर भी पढ़ पाए। 95% बच्चा वो है जो अब सच में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिन बच्चों ने पहले थोड़ा सा बेस बना रखा है उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब टाइम कम मिलेगा, सिलेबस ज़्यादा है। अगर आप ध्यान दें तो इस सीईटी में सारे सब्जेक्ट्स तो आने वाले हैं। इसमें आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, आपका हरियाणा जीके भी है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के भी आएंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो एसएससी के सिलेबस की तरह इसका सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड की गई हैं। तो हमारे पास समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हरियाणा जीके की पहली क्लास, और अब डेली बेसिस पर एक एक क्लास में लेती जाऊंगी। इन क्लासेस में उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो पहली बार इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जिनको अभी तक नहीं पता, क्योंकि लास्ट ईयर किसी भी स्टूडेंट ने सीईटी नहीं दिया, तो वो सारे फ्रेश बच्चे हैं। पिछले साल भी सीईटी नहीं हुआ, तो वो सारे बच्चे भी फ्रेश हैं। उनके लिए ये सब्जेक्ट ही नया है। और ये भी सच्चाई है कि जब तक एग्ज़ाम सामने ना हो, कोई टारगेट हमारे सामने ना हो, तो फिर मन नहीं करता पढ़ने का। खासकर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी की इंपॉर्टेंस और कहीं है ही नहीं नेशनल लेवल के किसी एग्जाम में। तो आज से शुरू करते हैं हरियाणा की जान कह सकते हैं इसको अपने एग्जाम की, सीईटी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। और ये बहुत आसान है, कोई भी बच्चा इसमें आसानी से 25 में से 19, 20, 21 नंबर ले सकता है। 22-23 के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और 24-25 अमूमन अगर पेपर सेट करने वाला ठीक ठाक सा हो तो नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, झूठी दिलासा बेटा मैं कह दूं 25 में से 25 आएंगे, वो झूठ बात होगी। अगर पेपर सेट करने वाला आदमी थोड़ा सा दिमागदार होगा तो पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि एक आधा बहुत हायर लेवल की थिंकिंग वाला, कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत विचारना पड़ेगा, तब आप टिक मार्क कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं, जिसने थोड़ी सी तैयारी की है वो ले जाता है। मैं ये कहूँगी आपको कि सारे सब्जेक्ट्स पे अपना अलग सब्जेक्ट पे काम करते रहना, सिर्फ एक हरियाणा जीके के पीछे मत बैठना। हम आईसीएस में पढ़ा रहे हैं, और आईसीएस में जो चीज़ें आ रही हैं आजकल, हम लोगों ने इस मंडे से मेन काम किया है अपने एक ओल्ड जनरल बैच हम चलाते हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है। क्योंकि आज मैंने पूछा था, न्यू जनरल में ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो 12वीं पास हैं, थोड़े से बच्चे वहाँ से भी फॉर्म भरे, पर ज़्यादा बच्चे हमारे ओल्ड जनरल के हैं, और मेजॉरिटी वहीं से फॉर्म भरेगी। तो वहाँ पे मैंने बातचीत की थी, हम लोग
अपना मैंने ये अपना टाइम टेबल नोटिस किया आज कि हम लोग किस तरीके से कैसे कैसे क्लासेस लगाएं जिससे बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो टाइम टेबल में आज जो मैंने किया है वो ये था कि एक हरियाणा जीके की डेली बेसिस पर क्लास, 2 हमारी जीके की रहेंगी जिसमें से एक सेक्शन मैं पढ़ा रही हूँ, एक सुनील सर पढ़ा रहे हैं। यानी हम जीके पे मेन फोकस कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे क्लासेस जीके की हैं, एक हरियाणा जीके और 2 अपनी नेशनल जीके। इसके अलावा डेली बेसिस पर एक मैथ्स की क्लास, एक रीजनिंग की क्लास, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की और कंप्यूटर्स की। यानी आईसीएस में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट आज की डेट में जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कल से, मंडे से, और जब तक एग्जाम अब नहीं होता, 2 महीने 3 महीने हमें नहीं पता किसी को भी, तब तक उसकी डेली बेसिस पे ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी। सबसे पहली क्लास कंप्यूटर्स की है, इसके बाद फिर हरियाणा जीके, उसके बाद फिर अगली क्लास फिर से मेरी ही है और मैं उसमें जीके पढ़ाऊंगी। अब हम स्टैटिक जीके की बात आज मैं क्लास में डिस्कस कर रही थी तो सभी ने कहा कि मैम स्टैटिक जीके करा दो, तो स्टैटिक जीके बहुत दिनों से हमने पढ़ी नहीं है, उस पर काम करेंगे। फिर मेरी क्लास के बाद मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की, हिंदी की, सारी क्लासेस डेली लगती हैं। जो बच्चे क्लास में आते हैं ना उन्हें एक माहौल मिलता है पढ़ने का। मैं पर्सनली ये कहूँगी कि क्लासरूम की पढ़ाई फार बेटर है ऑनलाइन की पढ़ाई से। ऑनलाइन कैसे, एक फ़ोन पे आप क्लास ले रहे हैं अपने रूम में, इस चीज़ को पता नहीं बच्चे फील करते हैं कि नहीं, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं बता सकती हूँ कि क्लास में ना एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जब आप क्लास में टीचर पढ़ाता है, बाकी बच्चे आपसे ज़्यादा स्पीड से आंसर करते हैं तो आपके अंदर एक आता है कि नहीं, मुझे इनको बीट करना है, मुझे इनसे आगे निकलना है। जब आप एग्जाम में देखते हैं कि टेस्ट में कि आपके नंबर कम रह गए किसी और के ज़्यादा, तो आपके अंदर एक वो होता है ना आगे बढ़ने के लिए कि नहीं, मुझे इन सबसे आगे आना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी इंसान को अपने आप पढ़ने से लगेगा मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, क्या पता उसके 8 घंटे किसी बाहर कोचिंग में पढ़ने वाले के 4 घंटे के बराबर निकले, क्योंकि उसको मोटिवेशन कहीं से मिल ही नहीं रहा, उसे कंपटीशन ही नहीं पता लेवल क्या है। तो सबसे बढ़िया है अपने घरों से निकलो, बाहर जाओ, थोड़ा सा अपने पेन लेना सीखो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो घर बैठ के अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, जितना बाहर निकलोगे उतना बाहर सीखोगे। तो ये अपने बारे में थोड़ी बातचीत थी। अब मैं आज आपका टॉपिक शुरू करती हूँ। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके। इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं ये उम्मीद करके पढ़ाऊंगी कि आपको कुछ नहीं आता, शुरू से आपको सीखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं 0 से पढ़ना चाहती कि पहले 0 1 2 3 पढ़ाओ, फिर 10 20 30 पे आना। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। आज बातचीत करेंगे हरियाणा जीके में, हरियाणा के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें। पहली चीज़ तो ओपीएस में है, ठीक है। देखिए हरियाणा है क्या, एक बेहद उपजाऊ ज़मीन का एक टुकड़ा जो हमें 1966 में अलग पंजाब से जब हम हुए, राजनीति प्रशासन के अलावा ज़मीन का भी तो बंटवारा हो जाता है ना कि ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा उनका। तो उस ज़मीन के उस टुकड़े को अगर हम देखें तो वो ये वाला, ये देखिए, इसको हम यहाँ से मूव कर देते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मैप दिखाई दे रहा है, ये है हमारा खूबसूरत सा हरा भरा हरियाणा। एक ऐसा प्रदेश जहाँ हर चीज़ की अगर देखें तो अगर मैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन की बात करूं, मैं खिलाड़ियों की बात करूं, मैं मिट्टी की बात करूं, मैं ज़मीन की बात करूं, किसी भी चीज़ की, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में यहाँ समृद्धि है। हम अपने स्टेट को एक ऐसा स्टेट के रूप में कह सकते हैं जहाँ हर चीज़ ईश्वर ने, प्रकृति ने इतनी ज़्यादा बहुतायत में दी है कि हम शिकायत नहीं कर सकते। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसकी शेप देखिए आप, ऊपर से और बीच में फिर ये नीचे फैल गया यहाँ से यहाँ तक। हरियाणा का टोटल एरिया जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 2 नदियाँ हमारे हरियाणा की 2 बाउंड्रीज मान लीजिए, एक इस तरफ बहती है यमुना और एक इस तरफ बहती है पंजाब के साथ साथ हमारी अपनी घग्गर नदी। हरियाणा जैसा आज दिखता है, आज आपको दिख रहा है इतने सारे कलर्स हैं, ये एक एक कलर एक एक डिस्ट्रिक्ट को शो कर रहा है। ये 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब पंजाब से हम अलग हुए थे, पंजाब का पुनर्गठन हुआ था एक आयोग के कहने पर, तो उस टाइम पे इतना फैला हुआ एरिया इतना ही था, लेकिन डिवीजन ऐसे नहीं थे। तब हम 7 जिलों में अलग हुए थे, 7 जिलों के साथ। आज वही 7 बढ़ते 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 22 बन गए हैं। तो ये एक मैप के थ्रू हम थोड़ा सा हरियाणा पे पहले बातचीत करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। देखिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, ये हमारा एक ज़िला
जिस बच्चे को हरियाणा का मैप समझ में आ गया ना, आप ये मान के चलो उसको सारे टॉपिक्स का 25% हिस्सा अपने आप आ जाएगा बिना पढ़े भी, क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा। फिर जैसे ही टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, बेस तैयार मिलेगा। तो सबसे पहले जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करें, आपको अपने मैप की समझ हो कि हमारा मैप कैसा है, कैसे हमारे हरियाणा का डिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, ये है पंचकुला, हरियाणा का सबसे ऊपरी बिंदु अगर कहें तो पंचकुला का ऊपरी हिस्सा है। अगर हम नीचे की तरफ जाएं, सबसे नीचे कुछ लोगों को ग्रीन वाला दिखेगा, महेंद्रगढ़ नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं तो सबसे नीचे ये आएगा मेवात, जैसे अब नूह के नाम से जाना जाता है। तो नूह हमारा दक्षिणतम हिस्से में स्थित है और सबसे ऊपर कौन सा था? पंचकुला। तो दो हिस्से हुए। अगर मैं ईस्ट और वेस्ट की बात करूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ईस्ट वेस्ट के लिए। देखो ये रहा, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये थोड़े अंदर आएंगे, ये बाहर। तो 4 जिले हमारे, सबसे उत्तर में पंचकुला, सबसे दक्षिण में नूह या मेवात, सबसे पश्चिम में, पश्चिम इधर वाला होता है, पूर्व इधर वाला, पूर्व में कहेंगे तो यमुनानगर और पश्चिम का जिला कहेंगे तो सिरसा। आप ध्यान से इस मैप को देखते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ एक एक को उठाएंगे। सबसे पहला जिला पंचकुला देख रहे हैं। पंचकुला की खास बात क्या है? ये स्टार्टिंग से जिला नहीं था, पहले ये अंबाला का हिस्सा था। अंबाला बहुत पहले से एक जिला था। इनफैक्ट जब हम अलग हुए थे, जब हमारा हिस्सा अलग हुआ था 1966 में, तो अंबाला हमारा एक जिला था उस जमाने में। आगे 1995 में, 1995 में, प से 95 लिखते हैं ना, 95, प से पंचकुला, तो पंचकुला बना है 1995 में, 1995 में। ये इकलौता आपका जिला है जो आपकी राजधानी को टच करता है। राजधानी मतलब चंडीगढ़। सबको ये पता होगा, चंडीगढ़ पहले पंजाब का हिस्सा था। अगर आप आज भी उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे तो पंजाब में ही स्थित है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ को जिस दिन हरियाणा राज्य बना ना, उसी दिन चंडीगढ़ को सेम डे यूटी घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ना तो पंजाब का ना हरियाणा का, इस पे कोई अपना क्लेम नहीं कर सकता। ये भारत का है, ये यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंडीगढ़ के सारे कामकाज प्रशासन के बड़े बड़े पंजाब देखता है। पंजाब का जो भी राज्यपाल होगा, क्योंकि वो स्टेट है, वही प्रशासक कहलाता है चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ पहले से पंजाब के अंडर था, लेकिन बाद में डिस्प्यूट ना हो, सुंदर शहर था। आज़ादी के बाद इस पे काम किया गया था। पंडित नेहरू ने एक चैलेंज लिया था, जब लाहौर जैसे बड़े फेमस शहर जिनका कि ऐतिहासिक महत्व था, जब वो चले गए थे पाकिस्तान में बंटवारे के बाद, तो फिर हमें एक लगा था कि हमें एक ऐसा शहर डेवलप करना है जिसका दुनिया में डंका बजे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके डिजाइनर जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने वो सारा काम किया था, वो सब विदेशी थे। ली कार्बूजियर का आपने अगर नाम सुना हो, चंडीगढ़ के वास्तुकार कहलाते हैं वो। ठीक है, चलिए चंडीगढ़ को अलग से पढ़ेंगे। तो हमारा सिर्फ एक जिला हमारी राजधानी को टच करता है, ये है पंचकुला। इसका टेम्परेचर ठीक कर दो। अब पंचकुला की खास बात क्या, देखो बेटा, पंचकुला ये वाला और ये रेड वाला, इनकी बीच की बाउंड्री, ये देखो एक सिंपल सी ये लाइन तुम्हें दिखाई दे रही होगी डिवीजन की, पंचकुला और अंबाला के बीच में। पंचकुला इकलौता टच करता है चंडीगढ़ को, और पंचकुला को भी हमारा सिर्फ एक जिला टच करता है, अंबाला। तो पंचकुला के साथ दोनों एक एक हैं। राजधानी को आपकी को सिर्फ एक जिला टच करता है, और उस एक जिले को भी आपका एक ही जिला टच करता है, जिसका नाम है अंबाला। ये अंबाला है। इस तरफ आप देख पाएंगे यमुनानगर। यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा होगा? तो कॉमन सेंस है, यमुना की एंट्री होती है, यमुना की एंट्री क्योंकि यमुनानगर से है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर अंबाला और पंचकुला में नहीं है, यहाँ से एंटर करेगी। कलेसर नाम का एक हमारे यहाँ पे एरिया पड़ता है, वहां से इसकी एंट्री है, तो इसी कारण इसका नाम पड़ा यमुनानगर। ये तीन एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंचकुला की बेल्ट सिर्फ अंबाला को टच करती है। इन तीनों के नीचे ये वाला देख रहे हो ब्लू से कलर का, डार्क ब्लू, ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब आपको पता होगा, पहले महाजनपद हुआ करते थे इंडिया में। पुराने टाइम में 16 महाजनपद थे, जिनकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है ना, जो बौद्ध ग्रंथ हैं पुराने जमाने के लिखे हुए, उनसे मिलती है। कितने महाजनपद? 16। उसमें से एक महाजनपद हमारा हरियाणा था, कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं, कुरु राजा के कारण उसी का नाम कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, ये एक डिवीजन है हमारा, एक मंडल है। इस मंडल में एक कमिश्नर बैठते हैं। कमिश्नर आपको पता होगा आईएएस लेवल के ऊपर के अधिकारी होते हैं। हर एक जिले को संभालता है एक डीसी। डीसी जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से हेड मान लीजिए। आपने दो बहुत बड़े रैंक पढ़े होंगे ब्यूरोक्रेट्स में, आईएएस, आईपीएस। आईएएस रैंक का अधिकारी ही डीसी बनता है, और आईपीएस जो ये एसपी होते हैं ना पुलिस में,
बड़े अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के, ये होते हैं आईपीएस। तो किसी भी जिले की जिम्मेदारी दो बड़े अफसरों के कंधों पर होती है, एक आईएएस एक आईपीएस। अगर हम अपने यहाँ उनकी पोस्ट की बात करें तो डीसी और एसपी हर एक जिले को संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारी का पार्ट होता है जिले का ध्यान रखना। अगर कभी कोई दिक्कत बढ़ जाए, कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाएं, कोई प्रॉब्लम आए, तो उनको अपने कमिश्नर, क्योंकि हर एक डिवीजन का एक कमिश्नर भी होता है, वो उससे सलाह ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर के चार है ना, इन चारों को कहा तुम्हारा एक डिवीजन है, एक मंडल है, और उसी मंडल को हेडक्वार्टर को हम अंबाला के नाम से जानते हैं। तो अंबाला मंडल में, अंबाला जोन में, अंबाला डिवीजन में जो चीज़ें आती हैं वो चार जिले हैं। सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र। हो गया एक डिवीजन की थोड़ी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ये तीन आपको दिखेंगे, तीन। कई बार जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे की कैथल करनाल कहाँ है, तो इसको ऐसे समझो, कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध, हमारी पुराने जमाने की बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। कुरुक्षेत्र में ढेरों स्थल हैं, कहते हैं 360 तीर्थ स्थल हैं छोटे बड़े मिलाकर। वो 360 तीर्थ स्थल जो है ना वो कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र को हम सिर पर मान लेते हैं कि सिर है, जैसे मान लीजिए सिर और ये दो पैर। तो सबसे ऊपर क्या है, के वाला कुरुक्षेत्र, नीचे दो क्या है इसके, एक कैथल एक करनाल। यमुनानगर के नीचे करनाल है और इस तरफ है कैथल, क्योंकि यमुना नदी कैथल से नहीं बहती, करनाल से बहती है। तो अपने दिमाग में अगर हम इमेज को रखें, सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर, उनके नीचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को अगर हम सर माने तो दो पैर क्या हुए, कैथल और करनाल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर के चारों जो जिले थे ये एक मंडल थे, अगला मंडल है ये तीन, जिसमें कैथल, करनाल और पानीपत आते हैं। मंडल हमारे हरियाणा में 6 हैं, जिनमें से तीन तीन के 3 मंडल हैं, जिनको 3-3 जिले दिए। 4-4 जिले दे रखे हैं 2 मंडलों को, और एक मंडल को दे रखे हैं 5 जिले। तो आपने एक 4 वाला पढ़ लिया, अब आप 3 वाला पढ़ रहे हैं। 4 वाले के ऊपर वाले थे, 3 वाले ये 2 पैर मान ले और एक ये एक्स्ट्रा। अब इधर आ जाओ, इस पूरे मैप में अगर हम इसको छोटा बनाएं तो देखो सबसे बड़ी पट्टी बेटा ये वाली है, ये वाली पट्टी, इसमें 4 जिले आते हैं। ध्यान से देखना इनको, सबसे इधर है सिरसा, ये फतेहाबाद, इसके नीचे हिसार। ध्यान क्या देना है, हिसार वाइट पे खत्म हो गया, यानी हिसार सिरसा को टच नहीं करता। एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें हैं ना, पढ़ के याद नहीं रहती, अगर हमने मैप को समझा है तो हमें याद आएगा कि सिरसा जो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, उसको सिर्फ एक जिला टच करता है। इस सिरसा के साथ सिर्फ एक की बाउंड्री टच होती है, ये है हमारा फतेहाबाद। तो सिरसा जो सबसे बड़ा है उसको सिर्फ एक जिला टच करता है। ऊपर याद है पंचकुला को भी सिर्फ एक ने टच किया था, अंबाला ने। यहाँ सिरसा को टच किया है फतेहाबाद ने। ये एक ही डिवीजन का पार्ट है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, दोनों ऊपर नीचे। और इधर ये पतला सा पिंक कलर का तुम्हें दिखाई देगा, ब्राइट से कलर का, ये है जींद। कुछ लोग इसको जिंद भी कह देते हैं, ये जींद है, अपना अपना बोलने का स्टाइल है, दोनों चलते हैं हमारे हरियाणा में, सब चीजें चलती हैं। तो ये जिंद भी है और ये जींद भी है। ये 4 जिले मिलके एक डिवीजन बनाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है हिसार में। तो हिसार में कमिश्नर साहब बैठते हैं। जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा ये डीसी संभालते हैं, जो आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। लेकिन अगर कहें कमिश्नर तो वो बैठते हैं हिसार में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ के कमिश्नर कहाँ बैठते हैं इन चारों के, अंबाला में। इसका शायद नहीं बताया, कैथल, करनाल और पानीपत के करनाल में बैठते हैं। तो ये एक डिवीजन 3 की, एक डिवीजन 4 की, अब फिर एक और 4 की। वापस चलते हैं मैप के ऊपर। देखो अब हमने एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया देखें जरा। ये हो गया, ये 3 हो गए, ये 4। अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे हरियाणा का, इसमें कुछ हिस्सा बीच का कवर है और नीचे वाला स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा मंडल है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट एरिया वाइज। एरिया वाइज की बात करें तो फिर हमारा जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा। लेकिन अगर कहें संख्या बताओ कि सबसे ज्यादा जिले किसके पास हैं, तो एक मंडल के पास है, जिस मंडल का हेडक्वार्टर है रोहतक में। ध्यान से देखना बोर्ड पर, रोहतक। कुछ बच्चों ने ये भी सुना होगा हार्ट ऑफ हरियाणा भी है, हमारी बुक का नाम भी हार्ट ऑफ हरियाणा है। तो मुझे बुक भी दिखाना है, हार्ट ऑफ हरियाणा जो हमारी बुक का नाम भी है। जींद और रोहतक दोनों के लिए हार्ट ऑफ हरियाणा इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, जब हम जिलेवार परिचय मैं बताऊंगी उसमें मैं इन दोनों का कारण बताऊंगी। गलत कोई सा नहीं है, पर दोनों के कारण हैं। देखो बोर्ड पर अब रोहतक,
रोहतक से इस तरफ देखें तो सोनीपत, रोहतक के इस तरफ देखें तो भिवानी। पहले ये भिवानी पूरा बड़ा था, जो आपको ये थोड़ा शायद ब्लैक या ग्रे दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, फोन की स्क्रीन पर, ये पहले एक थे। ये रेड और ये ब्लैक या ग्रे इकट्ठा था, तो ये सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन अब कई साल पहले 2016 में, अब तो 9 साल हो गए हैं, इस दिसंबर में 9 साल पूरे होकर 10वां साल लग जाएगा, एक नया जिला बनाया गया था, चरखी दादरी। भिवानी से थोड़ा सा काट के हिस्सा, जैसे हरियाणा बना था ना पंजाब से अलग करके, ऐसे चरखी दादरी बनाया गया हमारे सामने 2016 में। तो ये वो जिला है। ये 5 जिले आ गए एक बेल्ट में। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो ये आएगा, इसका हेडक्वार्टर है रोहतक में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे सिर्फ छोटी छोटी सी 2 बेल्ट आती हैं, 2 जोन आते हैं, 2 मंडल आते हैं। एक है गुड़गांव और एक है फरीदाबाद। गुड़गांव को देखो इस तरीके से देखना, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये तीनों एक साथ अटैच हैं। गुड़गांव, गुड़गांव से आगे रेवाड़ी, रेवाड़ी से आगे महेंद्रगढ़, और इनके नीचे की तरफ आता है फरीदाबाद। गुड़गांव और दिल्ली, पता है ना, दिल्ली से टच है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद अगला क्या है? पलवल, और पलवल के आगे क्या है? ये जो तुम्हें दिख रहा है मेवात, जिसका अब कई साल, 1-1.5 साल हो गया होगा, पहले इसका नाम बदल के नूह कर दिया गया। नूह पहले क्या था? नाम था मेवात। मेव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है। और जब भारत आज़ाद हुआ था ना, बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो बहुत सारे मेव जाति के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ डर गए थे और भाग रहे थे वापस पाकिस्तान की तरफ। तब महात्मा गांधी मेवात की तरफ गए और उन्होंने उनको एश्योरेंस दी कि तुम लोग यहाँ सेफ हो, और मेरे कहने कि अगर तुम वैल्यू समझते हो तो यहीं रहो। एक पानीपत और एक मेवात से बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के जा रहे थे छोड़ के, डर के मारे। ये कोई अच्छी बात नहीं होती बेटा, कहीं भी डर होना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, हर जगह आदमी कम से कम इस धरती पे फ्री रह पाए। तो फिर उस टाइम पर गांधी जी की बात की वैल्यू रखी गई, और मेव जाति ने कहा कि ठीक है, आप गारंटी दे रहे हैं तो हम यहीं रह जाएंगे। बाद में आगे जाके 4 अप्रैल 2005 को ये एक जिला बना, नाम दिया गया सत्यमेवपुरम। सत्यमेव जयते हमारा नेशनल वाक्य है ना, उसी के नाम पर। फिर इन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करा लिया कि हम तो मेव लोग ज्यादा हैं तो हमारा नाम मेवात कर दो। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था नूह में। अभी कुछ दिनों पहले इसने कहा कि मेरा नाम बदल के अब मुझे नूह में, अपना नाम भी वही, हेडक्वार्टर भी वही। तो हमारे सामने इसका नाम सत्यमेवपुरम, फिर वहां से मेवात, और एट प्रेजेंट इसका नाम नूह हो गया। ये हैं बेटा आपके 3 इलाके। अब अगर ध्यान से देखें इस मैप को, तो मैं एक एक पट्टी अगर बोलूं तो समझना एक पूरा ब्लॉक, ब्लॉक इन द सेंस वो प्रशासन वाला नहीं, एक पूरा एरिया। ठीक है, तो सबसे पहली पट्टी की अगर बात करें नीचे से, तो फरीदाबाद है। इसमें 3 आते हैं, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, नूह। एक ही है मेवात, नूह। उसके ऊपर की पट्टी है गुड़गांव, गुड़गांव की सीमा लगती है रेवाड़ी, रेवाड़ी से आगे महेंद्रगढ़। इसके ऊपर की बात करें तो 5 इकट्ठे हैं, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर। सबसे ज्यादा संख्या इसी के पास है। इस तरफ चले जाएं बड़ा सा, तो 4 लेके बैठा है, एरिया बड़ा है, लेकिन वैसे संख्या 4 है। सिरसा जो सबसे बड़ा है एरिया में, और उसकी सीमा सिर्फ टच होती है फतेहाबाद को, हिसार की पट्टी नीचे रह जाती है, और जींद। एरिया बड़ा लेकिन संख्या 4। अगर हम ऊपर चलें तो ऊपर सिर्फ 3 वाले हैं, जिसमें सिर, जो ऊपर वाला सिर है कुरुक्षेत्र, वो ऊपर की बेल्ट का है, तो कैथल, करनाल और पानीपत। और सबसे ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ये मैप अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप जब नदियां पढ़ेंगे, जब आप फसलें पढ़ेंगे, आप पहाड़ पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको ये बेहद आसान दिखेगा। ये बेस है बेटा। जब भी कभी पढ़ना शुरू करो ना, तो सबसे पहले अपने मैप के बारे में पता हो कि एग्जैक्टली हम कैसा है हमारा राज्य दिखने में। और इस राज्य को जो ये डिवीजन है, ये स्टार्टिंग से नहीं था। आज ये डिवीजन तुम्हें दिखता है कि भैया हम लोग 22 जिलों में बटे हुए हैं। टाइम के साथ साथ जिले बढ़ते गए। स्टार्टिंग हमारी सिर्फ 7 जिलों से हुई थी, हिस्से बड़े बड़े थे। उस टाइम पर हमारे 7 जिले हुआ करते थे। मैं भी लिख के बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। अब इसमें सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये ना भी सामने हो तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए। कितने जिले हैं हमारे कुल मिलाकर? 22। इन 22 का बंटवारा अगर हम करें तो ये जिले हमारे निकलेंगे, ये देखिए आज की डेट में 22 जिले। कैसे कैसे बने ये? हम इसको 6 डिविजन्स में बांट लेते हैं, मंडल में। डिवीजन को याद करने का एक ट्रिक है, घर 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 के एफ। ये 6 मंडल हैं, हर एक पट्टी मान लो, इसको पट्टी कहूंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। घर के एफ। जी का मतलब हमेशा गुरुग्राम या गुड़गांव होगा। एच का मतलब हमेशा हिसार होगा। ए अंबाला। आर का मतलब रोहतक। के का मतलब करनाल। और एफ का मतलब फरीदाबाद। तो अगर हम इन सबको यहाँ डिटेल से जाने तो गुड़गांव के पट्टी में, गुड़गांव के मंडल में
तीन, एक पट्टी मैंने अभी आपको दिखाई थी जिसमें क्या क्या शामिल था, गुरुग्राम, गुड़गांव से टच था रेवाड़ी, और उससे आगे था एमजी महेंद्रगढ़, तीन इकट्ठे। एच का मतलब क्या है, हिसार। सबसे बड़ी पट्टी थी एरिया वाइज, टोटल नंबर तो सिर्फ 4 थे लेकिन एरिया बहुत बड़ा था। इसमें हमारा आता है हिसार, इसी में आता है जींद, इसी में फतेहाबाद और प्लस सिरसा। सबसे बड़ा एरिया हमारे सिरसा के पास है, बाकी सबके एरिया बाद में याद करेंगे। इसका इकट्ठा बता दूं, 4277 वर्ग किलोमीटर ये इसका एरिया है। याद रखने का तरीका है, 4 दोस्त साथ साथ चले गए हमारे सिरसा में, बड़ा था ना, तो 4 दोस्त साथ साथ घूमने चले गए, तो 4277 ये हमारा एरिया, सबसे बड़ा एरिया सिरसा में। तीसरा है GHA, ए का मतलब हुआ अंबाला, अंबाला ऊपर के 4, तो सबसे ऊपर पंचकुला था, इसके बाद अंबाला था, उसके बाद यमुनानगर था, देन वो सिर की तरह था ना हमारा कुरुक्षेत्र, 4 थे इसमें। चौथा है आर, आर का मतलब रोहतक, जिसमें 5 थे। क्या क्या था, एक रोहतक था, एक सोनीपत था, एक भिवानी था, चरखी दादरी था और झज्जर था। इसके बाद 5वीं पट्टी है के का मतलब करनाल, इसमें करनाल था, पानीपत था और कैथल था, जो ऊपर पैर थे, कुरुक्षेत्र सर था, 2 पैर थे। और लास्ट पट्टी में आता है एफ का मतलब नीचे वाली पट्टी, इसमें फरीदाबाद था, एक फतेहाबाद है, देखो लंबे वाले में जिसका एरिया बड़ा था हिसार में, ये फतेहाबाद, FBD का मतलब फरीदाबाद यहाँ, और एक इसमें आता है पलवल, और एक आता है बेटा नूह। इसका पुराना नाम क्या था, मेवात, बना था 445 को, और उससे पुराना इसका नाम था सत्यमेवपुरम, यानी सत्य की ही जय होती है, सत्यमेव जयते है ना हमारा नेशनल वाक्य, तो ये था सत्यमेवपुरम। ये है हमारी टोटल पट्टी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गई होगी। मैप अगर दिमाग में रख पाए तो तुम बहुत सारी चीजों को कम मेहनत में ज्यादा याद कर लोगे, ठीक है। अब इस पूरे एरिया को अगर हम दिल्ली के साथ लगता देखें, तो मैंने अभी मैप में दिखाया था, हम दिल्ली को टच करते हैं 3 डायरेक्शन में। किसी भी जगह की जब बात होती है तो 4 डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम इन सारे जिलों की जब बात करें और दिल्ली की बात करें तो हम इस मामले में लकी हैं कि हम दिल्ली को घेर के बैठे हैं। इसका क्या फायदा है हमें, हमारी जमीनों की वैल्यू ज्यादा है। जैसे कोई भी राज्य अगर दिल्ली से बहुत दूर है तो वहां डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, अगर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे तो पिछड़े ही रह जाते हैं। अब कोई कहेगा कि बंगलुरु भी तो बहुत दूर है, लेकिन बंगलुरु के बेटा आगे बढ़ने के अलग कारण हैं। वहाँ IT सेक्टर बहुत बड़ा एक कारण है। केरला पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा हरियाणा, जब हम अलग हुए थे ना पंजाब से, तो सिर्फ 20% लिटरेसी थी आपकी, यानी 100 में से 20 लोग पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे जानते हो कैसे, जिनको बस अक्षर ज्ञान था। हमारी लिटरेसी बहुत पुअर थी, बहुत खराब थी। आज हम प्राउड से कहते हैं हमारी लिटरेसी 75% थी 12-13 साल पहले, क्योंकि 2011 के बाद तो हमने गिने ही नहीं लोग। भाई 11 से 25 भी आधा गया, यानी 14 साल हो गए। 14 साल में 100% चीज़ें बढ़ी होंगी, पीछे नहीं जाती, हमेशा आगे बढ़ती हैं। तो आज हम, हो सकता है अब जब हमारी गिनती की जाए, जनगणना की जब भी गिनती होगी, तो उस टाइम पे हमारी लिटरेसी क्या पता 84-85 तक पहुंच गई हो। कोई बड़ी बात नहीं है, हो पहुंच जाना और प्रेजेंट 2 अलग अलग बातें हैं। आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते 84 हो गए 85, आपको कहना है जो 75 के लास्ट आंकड़े वो उसी के हिसाब से पूछेंगे। 75%, तो 20 से उठा के 75 तक लाना ये बहुत चैलेंजिंग था। तो कितना ज्यादा काम किया गया होगा। आज हरियाणा डेवलप्ड स्टेट्स में गिना जाता है। हम अगर देखें तो हमारे हरियाणा के जो दिल्ली से लगते एरिया हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। किस हिसाब से, क्योंकि दिल्ली है राजधानी। अब ध्यान से देखो बोर्ड पर, इस मैप में आपको जो ये झज्जर, गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद क्या ये दिख रहा है, ये लाइट पिंक या पीच जैसा कलर, आपको पीच मतलब आड़ू, आजकल मार्केट में बहुत पीच आया हुआ है ना, पीच कलर होता है ये, मतलब वैसे आड़ू फल है उसी के कलर जैसा है, तो इसको पीच कलर कह देते हैं। तो यहाँ आप मैप में जो ये शेप देख रहे हैं, देखिए कैसे मुड़ी तुड़ी सी है अंदर तक, ये है हमारी राजधानी यानी दिल्ली। नई दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का ही एक पार्ट मान लो अलग से। अब अलग अलग क्या बताऊं, ये है दिल्ली। इसको हम हरियाणा की अगर बात करें तो हमने 4 जिलों ने इसको अपनी सीमा इसके साथ टच कर रखी है। एक तो सोनीपत, एक झज्जर, एक फरीदाबाद और गुड़गांव। पहले गुड़गांव है ऊपर, नीचे फरीदाबाद। एक बार मैप में भी देख लो, ये दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर सोनीपत, दिल्ली के इस तरफ झज्जर, दिल्ली के इस तरफ गुड़गांव और दिल्ली के इस तरफ फरीदाबाद। 3 डायरेक्शंस में हम हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में
और साउथ में। इस तरफ ईस्ट होता है, सन इस तरफ से निकलता है ना, अरुणाचल प्रदेश इस तरफ है, तो दिल्ली के ईस्ट में आप नहीं हो, यूपी है। दिल्ली के ईस्ट में यूपी है। दिल्ली को अगर देखें दिल्ली के नजरिए से तो हम दिल्ली को घेर के बैठे हैं 3 डायरेक्शंस में, ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में। और कितने जिले आपके? 4। कौन कौन से? नॉर्थ में आपका सोनीपत है, वेस्ट में आपका झज्जर है, साउथ वेस्ट में आपका गुड़गांव है और सबसे दक्षिणतम की तरफ आपका फरीदाबाद है। अगर ध्यान दो तो यही वो जिले हैं जिनमें जिनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा हरियाणा बहुत टैक्स इकट्ठा करता है, बहुत टैक्स बेटा वो दे पाता है जिसकी कमाई होती है। अब भिखारी तो क्या ही टैक्स देगा, टैक्स देने का मतलब होता है आप कमाते हैं, ये प्रूफ है कि आप कमाते हैं। हरियाणा बढ़िया टैक्स इकट्ठा करता है क्योंकि यहाँ लोग कमाते हैं। हरियाणा वैसे ही नहीं है, हरियाणा में पैसे की कोई कमी नहीं है, समृद्ध है ये। अगर मैं बात करूं सर्विस क्लास की, बिजनेस क्लास की, यहाँ इसको कहते हैं करोड़पतियों का, करोड़पति किसानों का एरिया है ये। तो हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो ये दो जो अपनी स्टेट है ना, जो दिल्ली से टच है, एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। बहुत मोटी कमाई, बहुत पैसा कमाते हैं ये। और ये इतना टैक्स पे करते हैं अकेले दोनों कि हम सब एक तरफ देते हैं टैक्स 20 और ये 2 अकेले एक तरफ। दोनों अगर पलड़े में खड़े हों तो 20 एक तरफ रुपया रखेंगे और 2 एक तरफ, बराबर रहेगा। टैक्स का 50% हिस्सा सिर्फ 2 जिले दे देते हैं हमारे। तो इमेजिन करो कितना पैसा कमाते होंगे ये 2 जिले। इसका कारण क्या है? गुड़गांव आप जानते हैं विदेशी कंपनियों के मैक्सिमम, जो फोर्ब्स पत्रिका है, एक मैगजीन है, उसमें जो टॉप मोस्ट कंपनीज की एक लिस्ट बनती है ना, जैसे टॉप 100 कंपनीज, टॉप 500, ऐसे उनकी जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें 90 से ज्यादा ने अपना बिजनेस जो फैला रखा है पूरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरे महाद्वीपों में, हमारे इंडिया में भी। उनमें से टॉप 100 में से 90+ कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर हमारे यहाँ गुड़गांव में बना रखे हैं। गुड़गांव में सेटअप है बड़े बड़े। और गुड़गांव में अगर कभी आप घूमने गए हैं तो एक ऐसा एरिया है गुड़गांव का जहां जाके आपको लगता है कि साइबर सिटी जिसको बोलते हैं, कि हम शायद दूसरे देश में घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुविधाएं डेवलप कर दी गई हैं वहाँ। इंफ्रा पूरा बहुत अच्छा। रोड्स तो खराब हैं, मैं मना नहीं करती, रोड्स कई बहुत खराब है, लेकिन उसके पीछे बेटा नेचुरल फैक्टर भी है। पहाड़ियों का इलाका है, वहाँ बारिश होती है, अरावली का रीजन है ना, पानी भर जाता है। कुछ गलती प्रशासन की भी है, मैं प्रशासन की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि चाहे कुछ भी कमियाँ हो, रोड में गड़बड़ है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे गुड़गांव बहुत एडवांस्ड है। गुड़गांव के बराबरी हमारा और कोई शहर नहीं कर पाएगा अगर हम डेवलपमेंट के नज़रिए से इसको देखें। और ये एक ऐसा शहर है जिसपे हमने खुद से पर्सनल पैसा लगा के काम कर रखा है। हमने, हरियाणा ने, भारत ने भी इस पे काम करने की बात कही, लेकिन ज़्यादा पैसा हमने स्टार्टिंग से लगा रखा है। इसके डेवलपमेंट के पीछे की भी कहानी है। एक बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत पैसे वाले लोग थे, उन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट पे काम किया था। नाम था दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस, DLF। अब एकदम DLF बोलते ही आपके दिमाग में आएगा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कई मंजिला इमारतें, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, है ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। क्योंकि DLF आज एक पहचान है। गुड़गांव जैसे आप एंटर करते हैं दिल्ली से, आप नेशनल हाईवे पर जैसे ही जाते हैं, आपको गुड़गांव की एंट्री पर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर DLF 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 लिखा दिख जाता है। हर तरह का इंफ्रा में इन्होंने बहुत बहुत बड़े लेवल पे काम किया। ये एक्चुअली DLF एक कंपनी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस। लेकिन दिल्ली में आगे जाके दिल्ली सरकार ने कहा कि हम तो अपनी DDA से काम कराएंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। DDA सरकारी संस्थान था, उसने कहा हम इससे काम कराएंगे। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस ने तब तक दिल्ली के कई इलाकों को बहुत बढ़िया पॉश इलाका, मतलब बहुत एडवांस्ड इलाके के रूप में डेवलप कर दिया था। तो उन्हें बड़ा धक्का लगा कि यार दिल्ली सरकार हमें निकाल रही है, हमने इतना काम किया दिल्ली में, कोई एहसान नहीं भाई, काम किया, पैसे लिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मैंने काम किया तो मेरा नाम हो। तो उनको चलता कर दिया कि चलो तुम यहाँ से निकलो। तो उन्होंने इसको एज चैलेंज लिया। कुछ लोग होते हैं कि इस चीज़ को बुरा मान के बैठते हैं, उन्होंने इसको एज चैलेंज लिया। उन्होंने कहा दिल्ली से बढ़िया इलाका पास में डेवलप कर देंगे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगता इलाका सबसे करीब अगर देखें, दिल्ली से लगता गुड़गांव था। गुड़गांव आज गुरुग्राम है, लेकिन एक टाइम पे तो ये ऐसे ही बस कुछ ज़मीन तो बहुत बढ़िया थी नहीं। आज भी गुरुग्राम की ज़मीन से बहुत धान या चावल नहीं निकलता, लेकिन आज इसकी कीमत बेटा करोड़ों में है। छोटे छोटे प्लॉट करोड़ों के हैं। फ्लैट्स जो है ना यहाँ 45 करोड़ से स्टार्ट होकर 100 करोड़ के हैं। तो इमेजिन करो इतना एडवांसमेंट का कारण कि शुरुआत थी DLF। तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस एक कंपनी ने एक चैलेंज लिया कि दिल्ली से हमें निकाला गया, गुड़गांव की शक्ल बदल देंगे। और आज देखो गुड़गांव सबसे ज़्यादा पैसे कमा के टैक्स भरने वालों में सबसे ऊपर नंबर 1 पर ये 2 ज़िले हैं अपने।
गुड़गांव और फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ से इतने पैसे लाया? जब भारत और पाकिस्तान दो देश अलग हुए थे ना, बंटवारा हुआ था, तो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से ढेर लोग भाग आए बेटा, यहाँ से भी ढेर लोग गए, वहाँ से भी आए। आपने सुना भी होगा, एक फेमस नॉवल है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने लिखी थी, अभी पीछे एक्सपायर हुए, 99 साल के हो गए। ट्रेन टू पाकिस्तान में पूरी कहानी थी कि कैसे पाकिस्तान से इंडिया लोग भाग के आए, कितनी परेशानियां आई। आपने गदर मूवी जो पिछली फर्स्ट वाली देखी थी ना, उसके स्टार्टिंग के सीन हल्के से आइडिया देते हैं, एग्जैक्टली उससे बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो एक आइडिया लेने के लिए है। तो जब वहाँ से लोग आए तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वहाँ के पंजाब से भाग के जब यहाँ लोग आए कि बसेंगे कहाँ भाई, वहाँ से जान बचाने के लिए खाली हाथ भाग आए, लेकिन यहाँ आके रोटी भी चाहिए कि कुछ दिन रेफ्यूजी कैंप में मिल जाएगा खाना, लेकिन लाइफ तो नहीं कटेगी ना बेटा, हर आदमी को कमा के खाना पड़ता है। तो फिर उस टाइम की सरकार ने कहा कि पंजाब, उस टाइम हम भी तो पंजाब थे, कि पंजाब का दक्षिणी हिस्से में डेवलप कर दो इन लोगों को बसाने का काम। तो फिर फरीदाबाद में उस टाइम पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई गई थी, तब खाली पड़ी थी चीज़ें, आज की तरह बसावट इतनी 18 लाख की नहीं थी। तो फरीदाबाद में एक बड़े एरिया को डेवलप किया गया ताकि उन लोगों को यहाँ बसा के उनकी लाइफ चल पड़े, रेफ्यूजीज के लिए। और वो देखते 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 आज अगर आप फरीदाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे ढेरों इंडस्ट्रीज हैं, ढेरों फैक्ट्रीज हैं, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को काम मिल जाता है वहाँ। और हरियाणा की एक बड़ी आबादी फरीदाबाद में इसी कारण बस गई थी, क्योंकि वहाँ पे काम था। तो ये दो ज़िले खूब पैसा कमाते हैं, खूब जनसंख्या भी यहाँ रहती है। तो हमारे राज्य की पहचान है गुड़गांव और फरीदाबाद। हैवी इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करूँ तो हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम ऐसा तो है नहीं कि टिस्को या भेल जैसी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे देखें हरियाणा के पे, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में हम JCB को गिन लें, ट्रैक्टर को गिन लें, इस तरह की मशीनों की बात करें तो उनका बड़ा कामकाज हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में ही है। फरीद नाम के एक आदमी ने बसाया था, इसलिए नाम पड़ा था फरीदाबाद। ठीक है, तो ये हमारी पट्टियां हो गई। सबसे नीचे की ये फरीदाबाद, पलवल, नूह, इससे ऊपर की गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। चलिए वापस चलते हैं, हम जो पढ़ रहे थे उसी टॉपिक पर। ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारे कितने मंडल हुए? 6। ट्रिक क्या है? घर के F, के का मतलब करनाल वाली पट्टी जिसमें 3 आएंगे, F का मतलब फरीदाबाद वाली पट्टी जिसमें 3 आएंगे, गुड़गांव वाली पट्टी में भी 3 आएंगे, अंबाला वाली में 4 आएंगे, हिसार वाली में 4 आएंगे और रोहतक वाली में 5 आएंगे। इनको गिनेंगे, 3 3 3 के जोड़े हो गए 9 हो गई, 4 4 के 2 जोड़े हो गए 8 हो गए, और फिर एक 5, इसको इक्वल टू करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब इलाकों में धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैंने 2 की कहानी अलग से बताई क्योंकि वो बहुत पैसा कमा के देते हैं टैक्स के रूप में। दिल्ली का जितना विकास हो सकता था, एक लिमिट होती है ना बेटा, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट कितना डेवलप करोगे, तो दिल्ली में बहुत विकास हुआ, बहुत विकास, लेकिन फिर दिल्ली छोटी पड़ने लगी क्योंकि दिल्ली का एरिया कम था। तो राजीव गांधी, आपने सुना होगा, इंडिया के यंगेस्ट PM थे, सबसे जवान प्रधानमंत्री आपके देश में राजीव गांधी बने थे, और वो बने थे 31 अक्टूबर 1984 को। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी की दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था, सुबह के 9:30 बजे अपने प्राइम मिनिस्टर्स के रेजिडेंस में उनके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेंत सिंह ने उनका मर्डर कर दिया था। इनफैक्ट उनके मर्डर को ही हम पहली राजनीतिक हत्या मानते हैं किसी PM की। उससे पहले भी एक हत्या हुई थी ये अपना शास्त्री जी की, लेकिन उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, इसलिए आप उसको राजनीतिक हत्या का दर्जा नहीं दे सकते। अगर पूछें कि भारत में पहली राजनीतिक हत्या किसी प्रधानमंत्री की हुई तो आप टिक करके आएंगे इंदिरा गांधी की, 1984। जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसी सेम डे PM की कुर्सी पर उनके बेटे बैठे थे, राजीव गांधी। बड़े भाई का देहांत हो गया था, संजय गांधी का, यही बचे थे, माताजी चली गई, पिताजी। 40 साल की उम्र में इनको कुर्सी मिली, और ये आज तक का रिकॉर्ड है, यंगेस्ट PM थे। ये उस जमाने में बेटा विदेशों में, अब तुम सोचो, जिसकी दादी इंदिरा गांधी थी, जिसकी माँ इंदिरा गांधी थी, जिसके नाना आपके ये पहले PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू, तो उनको कितनी ज़्यादा सुविधाएं थी। विदेशों में जाते थे, वहाँ पढ़े लिखे, बहुत कुछ सीखा, तो वहाँ देखा कि भैया काम करना पड़ेगा। राजधानी बहुत ज़्यादा घनी बस गई है, अब जितनी लिमिट थी उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब थोड़ा सा आसपास के एरिया को हमें डेवलप करना चाहिए ताकि जो ये दिल्ली है ना, इस पे बोझ ना बढ़ता जाए। तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए 1985 में, जिसे कहते हैं NCRPB, नेशनल कैपिटल रीजन
प्लानिंग बोर्ड बनाया कि भैया हम प्लानिंग करेंगे। एनसीआरपीबी बना 1985 में, लेकिन कोई काम बनने में और होने में, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। ये 1985 में बना था राजीव गांधी के टाइम पे। इस पे एक्चुअल काम हुआ बेटा 1991 में। उनकी डेथ के बाद ज्यादा काम हुआ। उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ हुई थी 1991 के 21 मई को। आतंकवादी निरोधी दिवस मनाते हैं हर साल, उन्हीं की डेथ वाला दिन था, क्योंकि उनकी जो हत्या हुई थी, राजनीतिक हत्या, वो एक खास ग्रुप ने की थी। लिट्टे नाम का एक ग्रुप था, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। भारतीय ही लोग थे, पुराने ज़माने में कभी बसे थे जाके श्रीलंका में, उनका ग्रुप था। उन्होंने प्लानिंग करके इनका मर्डर कर दिया था तमिलनाडु में, एक रैली में गए हुए थे। तो 1991 में जाके एनसीआरपीबी के उस काम पे एग्जीक्यूशन में आई वो बातें, और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं ना, लिखित डॉक्यूमेंट्स है हमारे, जिससे हमारा देश चलता है। 2 अमेंडमेंट बड़े काम के हैं आपके, एक 69th नंबर का और एक 70th का। इनमें क्या लिखा है? इसमें एनसीआर की बात है, नेशनल कैपिटल रीजन की बात है 69th अमेंडमेंट में। और 70th में लिखा है कि दिल्ली, एनसीआर में दिल्ली तो मेन है, प्लस पुदुचेरी, दोनों यूटी हैं, इनको हक मिलेगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में हिस्सा ले सके, इलेक्शन में हिस्सा ले सके। पर क्योंकि अभी हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसकी बात करेंगे। 69th अमेंडमेंट से एनसीआर के कॉन्सेप्ट को हमने देखा, एग्जीक्यूशन में आ गया। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड तो 85 से था, राजीव गांधी मर चुके हैं, उसके बाद इसके ऊपर मेन काम हुआ। अब काम क्या हुआ? ये कहा कि दिल्ली से लगते इलाकों को डेवलप कर दो ताकि दिल्ली पे बोझ कम हो जाए, जनसंख्या का या जो भी बर्डन होता है किसी भी राज्य पर। भारत की राजधानी थी और डेवलपमेंट बहुत स्पीड से करेंगे तो छोटे से में कितना डेवलपमेंट कर दोगे? अब किसी का 25 गज का प्लॉट है तो वो कितनी मंजिल बना लेगा भाई? कितनी बना लेगा? 2, 3, 4। बहुत थोड़ी जगह है तो बहुत ऊंचाई पे नहीं जा सकते ना बेटा। अब अगर हम गुड़गांव जाते हैं, आप अगर गए हो गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो देखो कितनी कितनी मंजिला फ्लैट्स बना दिए हैं। लेकिन वो ये थोड़ी ना 25-25 गज के हैं, 25 गज तो टूट जाएगी चीजें, एकदम भूकंप आएगा, सब ध्वस्त। वो कई मतलब उनका जो एरिया है ना वो काफी कवर किया गया, तभी तो 45-45 करोड़ के फ्लैट्स हैं वहाँ, 100-100 करोड़ के। तो आप ये इमेजिन करो कि दिल्ली एक लिमिट में जितनी भर सकती थी उससे ज्यादा भर गई, उस पर दबाव ज्यादा था। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली से लगते एरिया को डेवलप कर दो ताकि लोग वहां बस जाएं, जाके दिल्ली में ही ना घुसे भाग भाग के। तो दिल्ली से लगता सबसे बड़ा इलाका तो हम थे। हम कैसे? जैसे चारों तरफ से अगर बात करें तो ये सोनीपत हो गया, ये हमारा झज्जर, ये हमारा गुड़गांव और नीचे हमारा फरीदाबाद। तो दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों का डेवलपमेंट पे काम किया। अब जिलों के डेवलपमेंट में पहली चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कहीं भी ना बेटा, किसी भी एरिया की वैल्यू जब निकाली जाती है तो देखा जाता है वहां सुविधाएं कितनी हैं। जैसे क्यों लोग पढ़ लिख कर शहरों की तरफ भागते हैं, कभी आपने सोची है ये बात? जैसे लोग कहते हैं शहरों में क्या रखा है, तो शहरों में ना सुविधाएं होती हैं और सुविधाएं आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं। और जिसकी लाइफ इजी है ना, वो आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग में प्लानिंग्स कर सकता है। अगर किसी इंसान को पानी भी कुएं से निकाल के लाना पड़े आज के दौर में, और सोचो उसके पास घर में कोई साधन ना हो, उसको शहर पैदल जाना पड़े, क्योंकि पुराने टाइम में जाते थे लोग। मान लो किसी को अपने शहर, गाँव से शहर जाने के लिए कोई साधन ना, कोई सोचे, पहले भी तो जाते थे, मैं भी पैदल चलता हूँ, उसको अगर हफ्ते में एक बार भी अपने शहर जाना है, पैदल जा रहा है, सारे काम वो पुराने जमाने के हिसाब से कर रहा है कि उसके बिजली भी नहीं है उसके घर में, वो मशाल जला रहा है। तो तुम सोच के देखना आज के टाइम में वो लाइफ कितनी टफ होगी। और जो उस तरह के काम करेगा, क्या वो आज के टाइम के हिसाब से पढ़ पाएगा, या क्या वो अप्रोच प्रोग्रेसिव रख पाएगा? गाँव की लाइफ अच्छी है नो डाउट, लेकिन बेटा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ में आराम होना चाहिए। वो आराम कमाया जाता है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। जिसको आराम नहीं कमाना वो ना पढ़े। जिसको लगता है कि भैया मेरी जिंदगी में आराम की मुझे जरूरत नहीं, ना पढ़े। क्या जरूरत है बिजली की, एसी की, कूलर की? पहले भी तो लोग रहते थे, वो पुराने जमाने में बीजने आते थे, उससे भी हवा हो सकती है। क्या जरूरत है आपको गीजर लगवाने की? क्या जरूरत है आपको टैप लगवाने की? पुराने टाइम की तरह अपना जीवन जिए, लेकिन वैसा जिएंगे नहीं लोग। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो जहाँ हैं वो सोचते हैं बस यही होता है ना कि भैया कुएं का मेंढक। अपनी अप्रोच को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। गांव नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि खेती तो बेटा बेसिकली गांव में ही होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमें टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा सा बदलना पड़ता है। बच्चों के लिए अच्छे ट्यूशन्स चाहिए, अच्छी स्कूलिंग चाहिए, तो पेरेंट्स देखो जैसे ही नौकरियां मिलती हैं या कोई काम धंधा जमता है तो बाहर निकल जाते हैं, ताकि बच्चे का टाइम सेव हो और उस टाइम को वो यूज करके प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सके। तो ये जो चीजें थी ना दिल्ली से लगती, यहाँ इंफ्रा पे काम हुआ। इंफ्रा में क्या आता है? अच्छी रोड्स बना दी गई,
कनेक्टिविटी हो गई, बिजली की व्यवस्था कर दी, पानी की व्यवस्था कर दी, तो उससे क्या हुआ, ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, लोग वहाँ आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, सोनीपत और दिल्ली के बीच में एक इलाका आता है कुंडली का। कुंडली में आप देखो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया क्योंकि सुविधाएं हैं। ऐसे ही ये जो बड़ी गांव है जिसको बरही लिख देते हैं हम, सोनीपत वाला ही, इसमें देखो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो जहाँ पे आगे जाके हमें डेवलपमेंट करना है ना, वहाँ रोड्स, बिजली, पानी, सीवरेज, ये बेसिक चीज़ें करनी पड़ती है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो दिल्ली के उस एनसीआर के चक्कर में हमारा डेवलपमेंट भी हो गया और बढ़ते 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 वो एनसीआर हरियाणा के काफ़ी सारे ज़िलों को टच कर गया। आज हम प्राउड से कहते हैं कि दिल्ली से लगते और अंदर तक के हमारे हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। लेकिन आपको पीछे आपने अगर सुना हो, एनसीआर को घटा रहे हैं, खासकर हरियाणा के हिस्सों को एनसीआर में से निकालने की बात कर रहे हैं। अभी प्रॉपर तरीके से वो निकले नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। एक रिपोर्ट तैयार होगी, वो जब एग्जीक्यूशन में आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं तो अभी आज की डेट में हम जिसको मान रहे हैं एनसीआर, उसमें दिल्ली प्लस दिल्ली से लगता हरियाणा, सारा नहीं कुछ हिस्सा, हरियाणा का 57% हिस्सा लगभग में, एक यूपी का हिस्सा, हमारी बात करें तो हम 14 ज़िले शामिल हैं, यूपी के 8 ज़िले शामिल हैं और एक राजस्थान जो एरिया में सबसे बड़ा है, इसके 2 ज़िले शामिल हैं। यानी दिल्ली तो है ही, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के भी ज़िले शामिल करके इस पूरे इलाके को नाम दे दिया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। और फिर यहाँ सड़कें, बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी गई। तो धीरे धीरे विदेशी जो रहे थे पैसा लगाने, या हमारे भी जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, उन्होंने सोचा कि यार दिल्ली में कंजेशन है, ज़्यादा पैसों में थोड़ा हिस्सा मिलता है ज़मीन का, क्यों ना सोनीपत में ज़मीन ले लें, वहाँ सस्ती पड़ेंगे। जितना दिल्ली में 1 एकड़ ज़मीन खरीदना बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसी दिल्ली से लगते सोनीपत में जो हार्डली कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ ज़मीन उस टाइम बहुत मिट्टी बहुत ही सस्ती थी यहाँ की ज़मीनें। ऐसे ही फिर और ज़िलों में। तो धीरे 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 बाहर वालों ने हमारे यहाँ पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। बाहर वाले विदेशी भी हो सकते हैं, आपके देश के लोग भी हो सकते हैं, जो फैक्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। देखते देखते ये पूरा एरिया डेवलप होता गया और आज अगर हम देखें तो हम ये बहुत प्राउड से कह सकते हैं कि हमारे हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनसीआर में तुम्हारे कौन से जिले हैं? यूपी के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले। ये तो एग्जाम में शायद ना पूछे, वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आपके 14 जिले तो आपको जरूर याद रखने हैं। तो ये 14 जिले कौन कौन से हैं, हम नीचे से, मैं पहले वैसे समझाती हूँ फिर आपको मैप में समझा दूंगी। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, घर KF, ये 6 चीजें बताई थी ना, मंडल थे ये। तो इनमें से याद करने का तरीका क्या है, कौन कौन से पूरे हैं? सबसे पहले तो गुड़गांव के तीनों आ गए। गुड़गांव के तीनों क्या क्या थे? गुरुग्राम था, रेवाड़ी था और महेंद्रगढ़, ये तीनों एनसीआर हैं। हिसार का सिर्फ एक एनसीआर है, एनसीआर में आता है जींद। बड़ी पट्टी थी ना, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, सिर्फ एक जींद है, बाकी 3 नहीं है। अगर कहें अंबाला तो कोई भी इसका शामिल नहीं है एनसीआर में। ऊपर है ना इसके, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिंगल एक को भी एनसीआर में जगह नहीं मिली। अगर कहें रोहतक, तो रोहतक के सारे शामिल हैं। कौन कौन हुआ इसमें? रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, भिवानी हुआ, चरखी दादरी हुआ और झज्जर हुआ। पांचों के पांचों, यानी पूरे के पूरे गुड़गांव के तीनों, पूरे के पूरे रोहतक के मतलब क्या था? के है हमारा करनाल। इस करनाल में 3 थे ना, कैथल, करनाल और पानीपत, तो इसके 2 शामिल हैं। एक तो करनाल शामिल है और एक इसका पानीपत शामिल है, कैथल छोड़ दिया। फरीदाबाद के तीनों शामिल हैं, पूरी पट्टी, यानी FBD, पलवल और मेवात कह लो या नूह कह लो, एक ही बात है। याद करने का तरीका क्या है? पूरी पट्टी हमें याद करनी है। गुड़गांव के तीनों, फरीदाबाद के तीनों, रोहतक के 5। तो 5 और 3 8 और 3 11, टोटल 14 बताया ना मैंने। उसके बाद जो बच गए इसमें से, अंबाला को बिल्कुल खत्म कर दो, उसमें से कोई नहीं है। बड़ी पट्टी में से सिर्फ एक है जींद, और जो कैथल, करनाल और पानीपत की थी, उसमें से कैथल को छोड़ दो, जो ऊपर था, करनाल और पानीपत है। हो गए हमारे 14 जिले, बहुत आसान है। 3 पट्टी कंप्लीट है, गुड़गांव की, फरीदाबाद की और रोहतक की। 5 3 3 11, एक जींद है उस तरफ से, ऊपर का कोई नहीं है, और 2 हैं पानीपत और करनाल। अब इसको अगर मैप में देखें तो ये दिल्ली के आसपास के ही सारे इलाके हैं। अब एरिया बढ़ता जा रहा था, पर अब पीछे कह रहे हैं कि हरियाणा के 5 जिलों में से हिस्सा काटेंगे एनसीआर में से। देखो जरा, ये आ जाओ दिल्ली,
दिल्ली हमारी कैपिटल, इससे लगता रीजन, तो ध्यान से देखना इसकी ये तीनों हैं अभी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, नूंह, ये तीनों भी हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये पांचों भी हैं, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, 5, 3, 8 और 3, 11 दिल्ली से बिल्कुल लगते हैं ये, मतलब एक एक की सीमा टच है, बाकी आगे की पट्टी। अब जैसे फरीदाबाद की पूरी पट्टी, गुड़गांव की ये पूरी पट्टी, तो ये 8 हो गए ना, 5 और 3, 8 और 3, 11। अब इसके ऊपर चलते हैं, इनकी बात करें, एक को भी नहीं बुलाया, एक को भी एनसीआर में शामिल नहीं किया। इनके नीचे ये 3 थे, इनमें से सोनीपत से ऊपर के 2 ले लिए, पानीपत और करनाल, कैथल छोड़ दिया, और इन बड़े बड़ों में से सिर्फ एक लिया, जींद। तो अगर ध्यान से समझ पाओ तो देखो ये पट्टी, ये पट्टी, ये पांचों, और इन पांचों के बाद ये ऊपर के 3 लिए हैं, पानीपत, करनाल और जींद। ठीक है, ये सारा हिस्सा है हमारा आज की डेट में, जिसे हम कहते हैं एनसीआर। पर अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि एनसीआर में से 5 जिलों को हटाएंगे और 2 जिलों की तहसील को हटाएंगे। ये 5 जिले जिनको हटाने की बात चल रही थी, बता देती हूँ, अभी वो कागजी काम होगा उसमें। ये है बेटा जेसीबी, जेसीबी होते हैं ना मशीन, जेसीबी हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में बहुत बड़ा कामकाज है जेसीबी का, जेसीबी KM, इसको याद कर लो। जेसीबी कितने किलोमीटर चली, इनको हटाएंगे अब, क्योंकि जेसीबी जितने किलोमीटर है उनको हटा दो। जे का मतलब कौन होगा, जे से कौन हो सकता है, जींद। सी का मतलब क्या है, चरखी दादरी। बी का मतलब है भिवानी। के का मतलब ऊपर वाला है, तो कौन था ऊपर वाला, एक ही तो था, करनाल, कैथल तो था ही नहीं। और एम का मतलब है महेंद्रगढ़। इन 5 पे विचार है कि इनको हटा दिया जाएगा, और पानीपत और रोहतक की कह रहे हैं कुछ कुछ तहसीलें हटा देंगे एनसीआर में से। पर ये प्रोसेस अभी चलेगा, जब ये क्लियर कट होगा। अभी ये एक जो होता है ना, एक सजेशन आया है, इसके ऊपर काम अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। और ऐसे ना प्रशासनिक काम बेटा, या जो कागजी काम होते हैं, बहुत समय लेते हैं, हो सकता है इसमें 4-6 साल और लगा दें। अभी फिलहाल में अगर तुम कहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारे 14 जिलों को कहा जाएगा। अब हटने वाले कौन से हैं, पाइपलाइन में जिसपे बात चल रही है, जेसीबी, किलोमीटर, इससे तुम्हें ट्रिक से याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, इनफैक्ट 2 टॉपिक पढ़े, 22 के 22 जिले देखे, अपने मंडल देखे। मंडल का ट्रिक था घर के एफ, हर मंडल के जिलों की संख्या देखी। सबसे ज्यादा संख्या है 5, जो रोहतक की है। 3-3 के 3 हैं, कौन कौन से, नीचे का फरीदाबाद, नीचे का गुड़गांव, और ऊपर का ये बीच वाला के कैथल, करनाल और पानीपत। 4-4 के 2 मंडल हैं, एक सबसे ऊपर का अंबाला वाला और एक इधर का बड़े हिस्से वाला ये आपका हिसार वाला। और 5 हैं आपके सोनीपत में, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और आपका रोहतक में। ठीक है, इसमें हमने एनसीआर देखा, दिल्ली से लगती सारी पट्टियां, 3 पट्टियां कंप्लीट हैं, फरीदाबाद की 3 तीनों, गुड़गांव के 3 और रोहतक के 5। और ऊपर वालों में से पानीपत ले लिया, करनाल ले लिया, जींद ले लिया। किसको हटाने की बात चल रही है, जेसीबी, किलोमीटर, जितने किलोमीटर चली उनको हटाएंगे। जेसीबी, जैसे झज्जर नहीं हटेगा, जैसे जींद हटेगा, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा था। सी का मतलब चरखी दादरी, जो नया बना था। भिवानी, जो एरिया में पहले नंबर 1 पे था, अब तो खैर पीछे रह गया। जेसीबी, के का मतलब कौन, ऊपर वाला, करनाल। और KM, एम का मतलब महेंद्रगढ़। तो इनको हटाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया होगा। आज हमने 2 चीज़ों पे काम कर लिया। अब एनसीआर को तुम उठा के पढ़ोगे, एनसीआर को, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 57% अपना इलाका है, मैंने जिलों का नाम बता दिया, ट्रिक बता दिया। जो हटेंगे लाइन, अभी फिलहाल में वो पाइपलाइन में है केस, तो उसके ऊपर बातचीत कर ली। हर एक डिस्ट्रिक्ट की तुम्हें जानकारी हो गई, तुमने मैप देख लिया, डिविजन्स देख लिए। पढ़ कहीं से भी लेना बेटा, बातें सेम रहेंगी, बस टीचर के पढ़ाने का तरीका होता है, अदरवाइज बातें तो सेम है। कोई ऐसा तो नहीं कि अपने घर से कोई टीचर बना देगा। कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हो। मैं भी अपने यहाँ ये हार्ट ऑफ हरियाणा बुक जो है, इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और हम डेली अपनी क्लास में, मैं डेली क्लास लेती हूँ 9 से 10 की, उसमें डेली हम लोग इसके छोटे छोटे पोर्शन निपटाते जा रहे हैं। जो बच्चे डेली पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, वो 1-1.5 महीने में ही पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये किताब बहुत अच्छे ढंग से लिखी है, देवान सर ने इस पर मेन काम किया था, उन्होंने असिस्टेंस मुझसे लिया था। फैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं कि आप उसको अगर एक बार समझ लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो ये बेहद आसान है। हम लोग ICS में अपना क्रैश कोर्स चला ही रहे हैं, जिसमें आपकी डेली की 3 क्लासेस जीके की हो रही हैं। मेरी क्लास है ज़रूर, मेरी 2 क्लासेस रहेंगी, हरियाणा जीके और एक अपनी जो जनरल जीके है, जिसमें स्टैटिक जीके कराऊंगी मैं। एक सुनील सर साइंस का कॉन्सेप्ट कराएंगे, एक या फिर जो उनके सब्जेक्ट हैं उस पर काम करेंगे। डेली रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की क्लास हैं। ये बेटा पेपर जो है ना, ये मान के चलो कि सिर्फ पास करने की सोच रखोगे तो तुम रह जाओगे पीछे, क्योंकि पास तो बहुत बच्चे होंगे, नौकरी तक वो पहुंचेंगे
अगला पेपर वो दे पाएंगे जो ऊपर के टॉप बच्चों में आएंगे, जो क्रीम में आएंगे। तो ऊपर के बच्चों में आना ही अपना टारगेट रखना है। इसीलिए रोज अब टाइम है 5-7 घंटे बैठ के पढ़ने का। अब वो टाइम नहीं है कि 3 क्लास ली और छुट्टी हो गई। अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अब पढ़ाई पे लगा दो। कुछ बच्चे इस टाइम पे घर बैठे रहते हैं, घर बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि घर में ना हम नॉर्मल घरों के जो लोग होते हैं, हमारे घर में बहुत कम सुविधाएं। ऐसा तो होता नहीं कि भाई सबके पर्सनल रूम्स हैं और 4-5 मेड्स आ रही हैं काम करने। आपको जब अपनी माँ काम करती हुई दिखती है ना, तो आपका एक ह्यूमन नेचर होता है कि यार मैं ये, चल मम्मी हट जाओ मैं कर देता हूँ, या मैं कर देती हूँ। वहाँ अच्छी बात है मदद करना, लेकिन बेटा एक चीज़ सोचो कि अगर गरीबी में जीवन है और सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, आप बाहर से किसी को हायर नहीं कर सकते छोटे काम के लिए भी, तो फिर ये जिंदगी भर ऐसी गरीबी नहीं चाहिए। आपको इतना कमाना पड़ेगा कि आपके जो छोटे लेवल के काम है ना, वो आप दूसरे से करवा सको। अब आप, कई लोग सोचेंगे कि काम तो सब बराबर है। बेटा बराबर है, लेकिन टाइम की कीमत होती है ना। बर्तन धोना एक काम है, बुराई नहीं है, लेकिन कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान बर्तन ना धो के कुछ अच्छा काम कर ले। बर्तन धोने के लिए वो किसी ऐसे को रख ले जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी, क्योंकि बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ी स्किल तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए कोई डिग्री चाहिए। झाड़ू पोछा कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे टाइम की वैल्यू है, मैं इस टाइम पे ये वाला काम करूँ तो पैसे ज़्यादा आएंगे, या मैं अगर ये करूँ तो मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, तो उस झाड़ू पोछे को उस टाइम छोड़ के और अपना वो काम करना चाहिए। जब तक आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेटा काम करने चाहिए, क्योंकि आप जब तक कमाते नहीं है तब तक आप ये कंपल्शन अपने घर में नहीं लगा सकते कि भैया काम काज के लिए काम कोई ना कोई रखो। लेकिन जिस दिन आप कमाने लगेंगे, आपको अपना लगेगा कि यार मेरे टाइम की वैल्यू है, मैं कमा के और पैसा अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप जो इस तरह के काम है ना, उसमें अपने आप को मत खपाइए। काम छोटे बड़े नहीं है, लेकिन अपने काम की एक वैल्यू भी तो होती है ना। अब इस टाइम एक मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, एक इस टाइम इमेजिन कीजिए मैं खाना बना रही हूँ, तो उस खाना बनाने से आउटपुट क्या निकलेगा? क्यों ना मैं किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़रूरत हो, जिसको कि बहुत ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं है और उसने पढ़ाई भी नहीं कर रखी, लेकिन वो खाना अच्छा बना सकती है लेडी, तो मैं ऐसी लेडी को रख लूँ। अब मैंने उसको भी अपने काम पे रख के उसकी अर्निंग का साधन बनाया, मैंने एक प्रोडक्टिव काम किया। तो ये सब लोग कर सकते हैं। हाँ, आज से 20 साल पहले मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। तो ये बेटा आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जब कमाओगे ना, तब जिंदगी आसान बनेगी। और एक और चीज़ भी होती है, कमाने से ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंसान में एक होता है ना, बूस्ट होती है। जैसे बहुत लोग हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, फिर भी वो मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं वो मेहनत? बैठ के खाएं। किसी के पिताजी ने रेंटल काम कर दिया, बैठ के खाए आराम से, बैठ के खाते भी हैं। कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं, बैठ के भी खाते हैं। लेकिन जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, उसे अपने आप से लगेगा कि यार मुझे एक लाइफ मिली है, भगवान ने ठीक ठाक शरीर दिया है, मैं क्यों ना कमा के खाऊं। कमा के खाने से ना अपने मन में अपनी इज्जत बढ़ती है। बेरोजगार लोग हीन भावना से क्यों ग्रसित होते हैं? जो लोग कमाई नहीं करते उन्हें क्यों शर्म आती है अपने आप पे? क्योंकि पैसा चाहे कहीं से आता हो, ये हीन भावना होती है कि मैं औरों से कहीं ना कहीं कमतर हूँ, मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ, या मैं उनकी बराबरी की नहीं हूँ। इसीलिए आप देखो, ज्यादा वैल्यू मिलती है पैसे कमाने वाले को। कड़वी है लेकिन सच्ची बात यही है। तो पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, महंगाई का एक कारण है। रियलिटी ये भी है कि जिसके पास काम नहीं होता उसका समय भी व्यतीत नहीं होता। कितने लकी हैं वो लोग जिन्हें सुबह उठ के काम पे जाना होता है। बहुत लकी हैं जिनकी ज़िंदगी में बंधे हुए काम होते हैं, जिनके पास ये होता है कि यार सुबह मुझे उठना है, नहाना धोना है, ऑफिस जाना है, या मुझे बिजनेस के लिए जाना है, या कुछ भी काम मेरे हिस्से का है, मुझे वो करना है। मुझे सच में तरस आता है, दया आती है उन लोगों पे जिनको ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं मिला। हो सकता है कुछ बेवकूफ़ लोग उसको ऐश समझते हो, लेकिन उनसे बड़ा दुखियारा कोई नहीं है जिनको काम नहीं मिला। जिन बच्चों को पढ़ने का काम मिला है ना, आप लोग ब्लेस्ड हैं बेटा। जिनको पढ़ने का काम मिला, कितना मज़े का काम है, कितना अच्छा लगता है जब आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, आप में इम्प्रूवमेंट होती है, एक सेंस ऑफ ये मान लीजिए एक ऐसी भावना आती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। जैसे ये क्लास लेने के बाद जब मैं अपना रेजिडेंस में जाऊँगी तो मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक कंटेंटमेंट मिलती है कि मैंने जो चीज़ें मुझे आती थी वो मैंने किसी तक पहुँचा दी। जब मैं क्लास पढ़ा के जाती हूँ सुबह भी, तो मुझे बड़ा अच्छा, एक अपने आप में एक बहुत अच्छा भाव आता है, एक इमोशनल ये मान लीजिए बूस्ट मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। मैंने अपने लाइफ के रोज़ के 3-4 घंटे अच्छा इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे कारण किसी का फ़ायदा होता है। सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मेरा ये मानना है कि आप जहाँ है ना उस समय को इस्तेमाल कीजिए और बेस्ट इस्तेमाल कीजिए। जितने लोगों के सामने अब टारगेट है CET का, बहुत जम के पढ़ो बेटा। एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, हमारी क्लासेस वैसे तो हर एक ब्रांच पर, आप कहीं भी अपने आसपास जहाँ से भी मेरी क्लास अभी सुन रहे हैं, आपके आसपास के शहर में हमारी ब्रांच 100% मिलेगी आपको चलती। आप हरियाणा में, क्योंकि ये क्लास मेनली हरियाणा के बच्चों के लिए, पढ़ कोई भी सकता है बेटा। यूपी का बच्चा भर सकता है CET, राजस्थान का बच्चा कोई भी भर सकता है। ये फॉर्म सबके लिए खुले हैं और आजकल तो कहीं भी कोई भी नौकरी कर सकता है। कितने बच्चे हमारे हरियाणा के यूपी में नौकरियां कर रहे हैं, कितने बच्चे दिल्ली में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं। तो फॉर्म सब भर देना, पर तैयारी करनी पड़ेगी।
इस तैयारी को बेस्ट तो है कि अपने आसपास के कोचिंग सेंटर में चले जाओ। हमारी ब्रांचेस पूरे हरियाणा में हैं, राजस्थान में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। और अगर नहीं जा सकते, भाई बिल्कुल ही ख़राब हालात हैं, तो फिर एप्लीकेशन पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बात और बता दूं, हमने ICS शुरू किया था 2009 में। हमने सेंटर शुरू किया था जून में ही, 10 जून को, 10 जून 2009। कर तो 2008 में दिया था, लेकिन तब ये किसी के साथ था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कि हम इस पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ये हमारा है। 2009 में हमने स्टार्ट किया, 9 से, और अब 2025 में इसको कितने साल पूरे हो जाएंगे? 16 साल पूरे हो जाएंगे। 16 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं 10 जून को। और CET भी आ गया, तो 2 दिन के लिए परिमल सर से मेरी बात हुई थी, 2 दिन का इसमें ऑफर चलेगा। 10 जून और 11 जून 2025। स्टार्ट 2009 में हुआ था, 10-11 जून 2025 को हम 2 दिन का ICS पे एक विशेष ऑफर दे रहे हैं। जो स्टूडेंट CET की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं जुड़ना हमसे, हमारी जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये बेटा सबसे बेस्ट है। अगर किसी को सच में पढ़ना है, टाइम पास करना है, तो फिर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सच में इच्छा है कि यार मुझे बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर करना है, तो बेस्ट बैच चल रहा है ओल्ड जनरल में। ओल्ड जनरल के बच्चे पुराने हैं, सबने फॉर्म्स भरे हुए हैं, डेली बेसिस पर उनकी ये सारी क्लासेस हो रही हैं। कंप्यूटर से लेके रीजनिंग, जीके में भी 3 क्लासेस हैं, 2 मेरी हैं, एक सुनील सर की है। मैथ्स ये कंपलसरी है कि करनी है ये क्लासेस चल रही हैं। तो आप 2 दिन के इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको 10 और 11 जून को मिलेगा। इसमें आप 1500 रुपीज़ में पूरे 1 साल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अभी इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है ना, क्रैश कोर्स बहुत बढ़िया होता है कि उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। वैसे तो क्रैश कोर्स हम अमूमन चलाते हैं 1 महीने का, लेकिन इस बार हमारा ये है कि मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दें, क्योंकि अभी पता नहीं ना पेपर अगस्त में जाएगा या सितंबर में। तो 2-3 महीने जितना ये चलेगा, इसको बहुत बढ़िया तरीके से सारे सिलेबस को कवर कराएंगे। इसमें एक टॉपिक पे बच्चे की मजबूत पकड़ बन जाएगी, उस हिसाब से हर टीचर पढ़ाएगा। तो जिसकी इच्छा हो ज्वाइन करने की, उसके लिए ये ऑफर आ रहा है 2 दिन, क्योंकि ICS के 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और 16 साल तो बेटा जिंदगी के भी बड़े मायने रखते हैं कि भाई बच्चा बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ICS भी अब मेन अपना जो होता है कि भाई अब जवान हो गया, 16 साल के बच्चे कहते हैं भाई जवान हो गए, तो ICS भी बचपने से निकल के धीरे 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 बढ़ते फाइनली 16 साल का हो जाएगा। बहुत लंबा स्ट्रगल देखा, बहुत मेहनत से काम किया, और बहुत मेहनत के साथ कोई भी जो पढ़ा रहा है टीचर वो फील कर सकता है कि कितना समय देना पड़ता है, कितना मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को इतना समय तक एक बेहतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो ICS के साथ बहुत सारे सपने जुड़े हैं, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और बहुत सारे बच्चों की एक होता है ना लगाव, जुड़ाव। आप लोगों के इस सहयोग के कारण, जो हमारे पुराने बच्चे थे उन सबके विश्वास के कारण ICS इतने दिनों तक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाया। और आपके इस प्यार, इस लगाव, इस जुड़ाव को आगे भी बरकरार रखेंगे। और जब जब पेपर आएंगे तो आप पाएंगे कि आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, ICS की पूरी टीम आपके साथ, आपसे ज़्यादा मेहनत करेगी, तभी रिजल्ट आएगा। जब टीचर दमदार होते हैं ना, और टीचर पूरा अपनी जान झोंक देते हैं, तब बच्चे रिजल्ट देते हैं। तो CET में पिछली बार का प्रदर्शन बहुत ही बेस्ट था, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस में CET में हरियाणा में ICS के स्टूडेंट्स का नाम रहा। और अब उम्मीद है सेकंड CET में भी हमारे बच्चे ऐसा ही दोबारा से, वो होता है ना एक परचम लहराना, वो वाला काम करेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, इस पर आप कॉल करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ICS कोचिंग एप्लीकेशन है बेटा, प्ले स्टोर पे जाएंगे ना तो ICS कोचिंग ऐप मिल जाएगा। और इसमें आपको मैं नंबर दे देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस पर बात कर लेना। 90 5300 2050। ये बुक का तो नहीं है 2050? ठीक है। इसके बाद है 98 1200 96 96। एक नंबर है 705 626 0000। और एक नंबर और लिखा हुआ है ये 6800। ठीक है। 90 5300
6800। इन नंबर्स पे कॉल करके आप एप्लीकेशन की जानकारी ले सकते हैं। आईसीएस स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है सभी सीईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। 2 दिन का ये आपका ऑफर रहेगा, पिछली बार सिर्फ 1 दिन का था। अभी भी मैं देख रही थी कल की वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि अगला ऑफर कब आएगा, तो मैंने आज ये ऑफर के बारे में बता दिया है। ये आपको 2 दिन के लिए मिलेगा, 10 और 11 जून को आने वाली है। आज 3 तारीख हो गई है, 7 दिन बाद मैं रेगुलर बेसिस पर ये 1 घंटे की क्लास आपकी लूंगी, जिसमें 45-50 मिनट हम पढ़ेंगे, 10 मिनट हम बातचीत कर लेंगे। जैसे जिंदगी में ना बेटा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई को बर्डन मानोगे तो तुम फंस जाओगे। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग में इस तरह की बातें कि हम पॉजिटिव रह पाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आपके आसपास आईसीएस की लगभग हर शहर में, तहसील में आपको ब्रांचेस मिलेंगी। घर से निकलो, 2 दिन की डेमो क्लासेस देते हैं, मंडे ट्यूसडे। मैं खुद पढ़ाती हूँ, परिमल सर पढ़ाते हैं। जाके देखो पढ़ाई होती क्या है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ किताबें रटने से नहीं होती है, एक पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आएगी ना, तब पेपर पास होंगे। नेगेटिव अप्रोच वाले लोग बहुत अच्छा पढ़ के भी पिछड़ जाते हैं, और एवरेज बच्चे थोड़ा सा पढ़ के सही गाइडेंस में और नंबर ले जाते हैं। ये सारा जो खेल है ना, ये आपके माइंडसेट का है, आपकी अप्रोच का है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से हार्ट ऑफ हरियाणा जीके की बुक का प्राइस, बेटा प्राइस तो मुझे भी नहीं पता। पता है ये कितने? बेटा मैं कल बता पाऊंगी, मुझे नहीं पता, इसको भी नहीं पता। तो अभी कोई है भी नहीं यहाँ और लोग, कल बता दूंगी। और ये आपको किसी भी हमारे ब्रांच जहाँ जहाँ हैं वहाँ मिल जाएगी, प्लस आपको ये बाहर शॉप्स पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस बुक को मैं यहाँ पीपीटी के माध्यम से भी कराऊंगी, तो जिसकी इच्छा हो कि यार कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट्स कैसे पढ़ें, तो उसके लिए ये किताब बेस्ट है। मेरी अपनी पर्सनल बुक भी है, उसमें कॉन्सेप्ट है, और उसमें चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन वो सब अच्छी बनाती है। पर वो 1 दिन 2 दिन में रिवाइज नहीं होती, थोड़ी मोटी बुक है। ये थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो फिर हम लोग फैक्ट्स पे काम करते हैं। पर पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, मैं डायरेक्ट कभी नहीं पढ़ाती, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद वो फैक्ट्स किताब से पढ़ा दिए। तो जो जितने बच्चे आईसीएस के जुड़े हैं वो जानते हैं, इस किताब में हम रोज़ सिर्फ आधा पन्ना पढ़ते हैं। आधा पन्ना ही क्यों पढ़ते हैं 1 घंटे में? क्योंकि उस आधे पन्ने से पहले कम से कम 40 मिनट तक मैं उस पन्ने के बारे में बात करती हूँ, समझाती हूँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हूँ। फिर वो आधा पन्ना, घर जाके उनको वो आधा पन्ना पढ़ने में 5 मिनट लगते होंगे, लेकिन वो सारी बातें उनको याद आ जाएंगी जो मैंने पढ़ाई हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक लेना, तो अपने आसपास आप किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है क्या बेटा? अच्छा, मुझे नहीं पता, 200 की मिल रही, कोई लिख रहा है प्रदीप हरियाणा 200 की। ठीक है बेटा, 200 होगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मैं ऑफिस में कम बैठती हूँ और बुक्स में भी मैं कम जाती हूँ। मेरा मेन काम है मैं अपने पास किताब मंगा के उसमें से पढ़ाती हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बच के रहो, जो तुम्हारी टांग खींचते हो ऐसे लोगों को बिल्कुल दफ़ा कर दो, अपनी ज़िंदगी से लात मार के निकाल दो। घटिया लोग, नीच लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो, भगवान पे विश्वास रखो, मेहनत पे विश्वास रखो। भाग्य बदल जाते हैं। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, ज़रूरी नहीं जिंदगी भर आपका घर वैसा ही रहेगा। आप में अगर दम होगा ना, तो उस घर की तस्वीर और तकदीर, ये दोनों चीज़ें आप बदल सकते हैं। बस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का दामन जिसने थाम लिया, उसकी जीवन की नैया को ईश्वर अपने आप पार लगा देता है। थैंक यू, गुड नाइट।